देखिए, इंडिया कनाडा रिलेशन इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर ना कुछ टॉपिक्स जो हैं 69th बीपीएससी मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। उनमें से कुछ टॉपिक जो है बायलैटरल रिलेशन में अगर ऊपर आपको रखना है तो इंडिया कनाडा रिलेशन आप सबसे ऊपर रखिए बायलैटरल रिलेशंस में। इंडिया कनाडा, इंडिया चाइना, इंडिया यूएस। ठीक है। ये रिलेशंस जो हैं आपको सबसे ऊपर रखने हैं, उसमें इंडिया कनाडा रिलेशन सबसे ऊपर बायलैटरल में। मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर लें तो G20 को आपको सबसे ऊपर में रखना है, आपको पता है क्यों रखना है ना। उसके अलावा आपको कुछ रखना है तो G7 को आप ऊपर में रख सकते हैं क्योंकि इंडिया का पार्टिसिपेशन है इसमें। उसके अलावा फिपिक का आप यूज फिपिक को रख सकते हैं क्योंकि फिपिक पर वीडियो भी मैं बनाया हुआ, आप देख सकते हैं, इसका प्लेलिस्ट में मौजूद है। अभी फ़िलहाल इस वीडियो के अंदर हम इंडिया कनाडा रिलेशन के अंदर जो थॉ आया है, थॉ मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जो रिलेशंस ख़राब हुए हैं इन पिछले कुछ दिनों में, स्मूथ नहीं रहा है, तो उसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे और उसी के बहाने हम इंडिया कनाडा रिलेशन के अंदर जो बैकग्राउंड है उसको समझेंगे। इंडिया कनाडा के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और कनाडा इंडिया के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है वो समझेंगे। खालिस्तान जो है, इंडिया कनाडा रिलेशन की बात हो और खालिस्तान का जिक्र ना हो, ऐसा तो भाई हो नहीं सकता। तो हम समझेंगे इंडिया कनाडा रिलेशन में चैलेंजेस क्या है और उनको हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं, ये भी हम समझने का कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो थोड़ा सा ये वीडियो बड़ा होने वाला है, तो इससे पहले कि वीडियो को आगे बढ़ाएं तो भाई सबसे पहले तो बिस्वा गुरु बीपीएससी चैनल को आपको लाइक कर देना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि बीपीएससी डेडिकेटेड सारे कंटेंट्स आपको फिल्टर्ड वे में आपको यहाँ मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं थॉ इन इंडिया कनाडा रिलेशंस। तो हुआ क्या है करेंटली, ये हुआ है कि देखिए इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडियो ने भाई एलिगेशन लगा दिया है इंडिया के ऊपर कि जो कनाडा का एक खालिस्तानी लीडर था हरदीप सिंह निज्जर, ये नाम आप थोड़ा याद रख लें तो बेहतर होगा भाई, क्योंकि यही आदमी जो है ना, इसी के आदमी के अराउंड पूरा इंडिया कनाडा रिलेशन अभी थोड़ा लो लेवल पर चला गया। तो जस्टिन ट्रूडियो ने कहा है कि जो हरदीप सिंह निज्जर का मर्डर हुआ है कनाडा के अंदर, जो कि एक कैनेडियन सिटीजन था, वो गवर्नमेंट एजेंट ने करवाया है, इंडिया गवर्नमेंट ने करवाया है, इंडियन गवर्नमेंट के एजेंसीज ने करवाई है। ठीक है, और ये एलिगेशन जो है ना 2 जून 2023 में लगाया गया था। और उसके अलावा जो एलिगेशन लगा, एक्यूजेशन लगा, उसके बाद काफ़ी सारे ऐसे इवेंट्स हुए जिससे इंडिया कनाडा रिलेशन में आपको थॉ देखने को मिल रहा है। हुआ ये कि कनाडा ने सीनियर इंडियन डिप्लोमेट को वहाँ से निकाल दिया और उसके बाद इंडिया ने भी जो कैनेडियन हाई कमिश्नर था उसको बुलाया इंडिया में, और कनाडा का जो स्टेशन चीफ था उसको बाहर निकाल दिया, कनाडा भेज दिया। अब थोड़ा समझते हैं कि इंडिया कनाडा रिलेशन का इतिहास कैसा रहा है। ठीक है, तो पहली बात तो इंडिया और कनाडा जो है, इंडिया ने कनाडा के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन आज़ादी के साल ही 1947 में ही इस्टेब्लिश कर लिए थे। ठीक है, और इंडिया कनाडा रिलेशन में आप देखेंगे तो पॉलिटिकल खास करके जो स्फेयर है ना उसमें आप देखेंगे डिटोरेशन आपको देखने को मिलता है, लेकिन इकोनॉमिक इंगेजमेंट ठीक ठाक रहा है। उसके अलावा हाई लेवल जो है इंट्रैक्शंस हुए हैं लीडर्स के बीच में, वो सब तो ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल एंगल पर हमेशा ही इंडिया कनाडा रिलेशन जो है उसमें एक नरमी देखी गई है। ठीक है। ठीक है, तो इंडिया कनाडा का जो पॉलिटिकल रिलेशंस हैं वो साम जैसा कि हमने बताया वो शुरू से ही कोई खास रहा नहीं है। और इसके पीछे रीज़न ये है कि देखो 1948 में ही कनाडा ने कश्मीर के अंदर जनमत संग्रह कराने की बात कर दी थी। ठीक है, तो ये इंडिया को कहीं ना कहीं नाग नाग क्या बोलते हैं उसको, सही नहीं लगा, और ये कहीं ना कहीं इंडिया के खिलाफ ही था एक तरह से। तो पॉलिटिकल रिलेशन तो वहीं से खराब हो गया था। दूसरा कि कनाडा जो 1998 के अंदर आपको याद होगा स्माइलिंग बुद्धा के अंदर हमने जो न्यूक्लियर टेस्ट्स किया था। ठीक है, तो उसके अंदर इन्होंने इंडिया का जो है अपोजिशन किया था, और इंडिया ने जब नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन नहीं किया और जब कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी नहीं साइन किया, तो न्यू दिल्ली और ओटावा के बीच में काफ़ी ज़्यादा तलखी देखा गया पॉलिटिकल रिलेशंस के अंदर। ठीक है, उसके अलावा जो सबसे एवरग्रीन इशू है खालिस्तान इशू, खालिस्तान जो सपोर्टर्स हैं कनाडा में, उसके खिलाफ कनाडा सरकार बिल्कुल कुछ नहीं कर रही है भाई, जबकि और ज़्यादा एक तरह से प्रमोशन ही मिल रहा है। ठीक है, तो इसको लेके चूंकि कनाडा कुछ नहीं कर रही है और इंडिया के लिए बहुत बड़ा चूंकि सोवरेंटी का मुद्दा है, इंटरनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, और कनाडा इसमें लेनियंसी दिखा रही है, तो ये भी एक पॉलिटिकल
हमारा जो रिलेशन है उसको ख़राब करने में इसका हाथ रहा है। ठीक है। 2015 में नरेंद्र मोदी साहब ने जब कनाडा का दौरा किया था 2015 के अंदर, सॉरी, तो कनाडा के अंदर जब नरेंद्र मोदी साहब ने दौरा किया था कनाडा का, तो ये पहला बायलैटरल विजिट था कोई भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर का 1973 के बाद। ठीक है। और इस विजिट में हुआ ये कि इंडिया कनाडा जो बायलैटरल रिलेशन थे उसको एलिवेट करके स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप पर ले गया गया। देखिए स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप क्या है, ये बड़ा ही एक तरह से कह लीजिए कि वेग वर्ड है। स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप का कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर आपको इसको आसान भाषा में समझना हो तो ये समझिए कि जो स्ट्रेटजिक इश्यूज होते हैं जैसे डिफेंस हो गया या सिक्योरिटी हो गया, उसमें जो रिलेशनशिप है उसको और ज़्यादा मजबूत करने की बात होती है जब आपका कोई स्ट्रेटजिक पार्टनर बनता है। ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जो बताता है कि औरों से आपके साथ रिलेशनशिप हमारा अच्छा है। ठीक है। जैसे हमने अगर आपको अपना स्ट्रेटजिक फ्रेंड बना दिया, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा दोस्त तो और भी है, लेकिन आप हमारे कुछ विशेष तरह के मित्र हो गए। ठीक है ना, स्ट्रेटजिक पार्टनर का ये मतलब होता है। ठीक है। तो एक तो डिफेंस और सिक्योरिटी में हम स्ट्रेटजिक पार्टनर्स मतलब ज़्यादा क्लोज आते हैं। उसके अलावा इकोनॉमिक रिलेशंस भी ज़्यादा अच्छा होता है, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग, ये सब में भी काम होता है। इंडिया के साथ क्या है ना, इंडिया तो इंडिया का भी अगर आप स्ट्रेटजिक पार्टनर देखेंगे तो दुनिया में 30 से ज़्यादा कंट्रीज के साथ हमने स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप जो है किए हुए हैं। ठीक है। सबसे पहले हमने फ्रांस के साथ, फ्रांस को अपना स्ट्रेटजिक पार्टनर बनाया था 1998 में। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी कंट्रीज हैं जिनका कोई बहुत ज़्यादा वो सिग्निफिकेंस तो नहीं है, लेकिन हमने स्ट्रेटजिक पार्टनर बनाया हुआ है। जैसे चाइना, चाइना को हमने स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप बनाए हुए हैं, उसके साथ किए हुए। रवांडा के साथ, यूएस के साथ, जापान, यूके, बहुत सारे कंट्रीज हैं जिनके साथ हमने स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप किए हुए हैं। ठीक है। तो ये अब जो है ना, तो आप अगर आप 30-40 देशों को आप स्ट्रेटजिक पार्टनर बना के रखते हैं तो जो स्ट्रेटजिक पार्टनर होते हैं वो भी कंफ्यूज कर जाते हैं कि भाई ये सबको स्ट्रेटजिक पार्टनर ही बोल रहा है तो इसका मतलब ये क्या है। ठीक है। तो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप से ये मत समझ लेना कि बहुत ही ज़्यादा वो हो गया। ठीक है। नेक्स्ट जो है खालिस्तान, खालिस्तान का जो मुद्दा है ना, इंडिया कनाडा रिलेशन की बात करें और खालिस्तान के ऊपर, खालिस्तानी इशू के ऊपर बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है। भाई इंडिया कनाडा रिलेशन की बात हो और उसमें खालिस्तान का बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। खालिस्तान का जो मुद्दा है ना, ये इंडिया और कनाडा रिलेशन के बीच में एक नासूर घाव बन चुका है। ठीक है। आप देखिए ना, शुरू से ही ये हिस्ट्री है। अब मैं इतना क्यों आपको बता रहा हूँ, क्यों, देखिए कि ये एक पोटेंशियल क्वेश्चन है। पहली बात कि व्हाट इज़ खालिस्तान इशू, खालिस्तान इशू है क्या। और दूसरी बात, हाउ इज़ इट इम्पैक्टिंग इंडिया कनाडा पॉलिटिकल रिलेशंस। ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। अगर बीपीएससी में नहीं आया तो कोई बात नहीं, 69th में अगर आएगा भी तो लॉन्ग आंसर में आएगा। अगर अगर नहीं आया तो यूपीएससी में तो भाई कंफर्म मान के चलो, आज ना कल ये क्वेश्चन आना ही आना है, क्योंकि ये इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात, ड्यूरिंग मिलिटेंसी इन पंजाब, जब पंजाब के अंदर जो मिलिटेंसी का दौर था 1980s के अंदर, तो जो प्राइम मिनिस्टर था पियरे ट्रूडियो, ट्रूडियो जो जस्टिन ट्रूडियो का बाप था, उसने, तलविंदर सिंह नाम का एक व्यक्ति था, तलविंदर सिंह परमार, उसने पंजाब के अंदर 2 पुलिस ऑफिसर्स को मार के कनाडा भाग गया। और जब इंडियन अथॉरिटी ने उसको एक्स्ट्राडाइट करने की मांग की, एक्स्ट्राडाइट का मतलब होता है कोई भगोड़ा आदमी है, कोई भगोड़ा क्रिमिनल है जो किसी देश में चला गया, भाई उसका जो जो पूरा लॉ एंड ऑर्डर है उससे बचने के लिए, उसका जो पूरा एक तरह से समझिए न्याय प्रक्रिया जो चलता है उससे बचने के लिए वो भाग गया और उसको सौंपना होता है, एक्स्ट्राडिशन का मतलब ये होता है, लेकिन उसने इनकार कर दिया 1982 में। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार जब होता है, इंदिरा गांधी द्वारा कराया गया था ये ऑपरेशन ब्लू स्टार, जहां पर गोल्डन टेम्पल के अंदर इंडियन आर्मी को भेजा गया और जो मिलिटेंट्स छुपे हुए थे गोल्डन टेम्पल के अंदर उसको जो है हटाया गया 1984 में। ठीक है। और इससे जो है, जो जो इंडियन डायस्पोरा था, इंडियन सिख डायस्पोरा जो कनाडा के अंदर था, वहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा खालिस्तान मूवमेंट जो है तेज पकड़ लिया। 1985 में बब्बर खालसा, अब ये जो है ना भाई, एयर इंडिया कनिष्का, ये जो कनिष्का का जो एयर इंडिया का विमान था, इसको बीच हवा में उड़ा दिया गया भाई, बीच हवा में उड़ा दिया गया। ये बहुत ही बड़ा इशू बन गया। एयर एयर इंडिया कनिष्का को बीच हवा में उड़ा दिया और ये करने वाला कोई नहीं था, बब्बर खालसा का ही
मेंबर्स था, ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है। इसलिए जो है इसको क्या हुआ इसके बाद में, इसमें कितने लोगों को फांसी देगी, किसके ऊपर क्या किया गया, इसका अभी भी किसी को कुछ ज़्यादा कुछ पता है नहीं। एक दो लोगों को ही शायद कानूनी कार्रवाई हुई थी। ये एयर इंडिया का फ़्लाइट नंबर 182 था कनिष्का का। इसका नाम कनिष्का इसलिए रखा गया क्योंकि कुषाण, आपको याद होगा कुषाण रूलर था कनिष्का, उसके नाम पर रखा गया था। ये एक्चुअली पैसेंजर फ़्लाइट था जो मॉन्ट्रियल, लंदन, दिल्ली, बॉम्बे रूट में काम करता था। और इसमें हुआ ये ना कि भाई कि अटलांटिक ओशियन के बीचों बीच ये पूरा परखच्चा उड़ गया इस पूरे हवाई जहाज़ का, ठीक है। और ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसमें बम प्लांट कर दिया गया था। कोई कैनेडियन सिख टेररिस्ट था, उसने बम प्लांट किया और इसमें 331 सिविलियन डेथ हो गई थी भाई। ये बहुत ही दिल दहलाने वाला घटना था। 2015 के बाद आप देखें तो 2015 में जस्टिन ट्रूडियो ने काफ़ी ज़्यादा ऐसे खालिस्तान मूवमेंट से जुड़े हुए लीडर से काफ़ी ज़्यादा इन्होंने नज़दीकियाँ बना रखी है। 2017 में जब पंजाब के चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह साहब थे, तो उन्होंने कनाडा के जो अब डिफेंस मिनिस्टर था हरजीत सिंह सज्जन, उससे मिलने से इनकार कर दिया था क्योंकि ये एक ऐसा व्यक्ति है हरजीत सिंह सज्जन जिसका रिलेशन रहा है सेपरेटिस्ट के साथ, ठीक है, खालिस्तानियों के साथ इसका उठना बैठना रहा है। 2018 में 2018 में क्या हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट घटना है। 2018 में क्या हुआ ना, जसपाल अटवाल नाम का एक व्यक्ति था जिसने इंडियन कैबिनेट मिनिस्टर को मारने का एक, कह लीजिए कि उसने वो किया था, असैसिनेशन का प्रयास किया था 1986 के अंदर, ठीक है। उसके साथ जो जस्टिन ट्रूडियो है ना, उसने उसने डाइनिंग किया था, उसके साथ डिनर करने का, जो इंडिया जब आया था तो उसके साथ डिनर किया था, उसको इनवाइट किया था डिनर पर। तो इससे के कारण क्या हुआ कि आप देखिए इंडिया के अंदर आ रहे हैं और इंडियन कैबिनेट मिनिस्टर को मारने की जिसने प्लान रची थी 1986 में, उसको आप डिनर पर इनवाइट कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो इसके कारण हुआ क्या कि ट्रूडियो को एक कूल रिसेप्शन मिला जब इंडिया वो आया, ठीक है। और कोई बहुत हाई डिग्नेटरी वहाँ लेने उसको पहुँचा नहीं, और नॉर्मली प्राइम मिनिस्टर को लेने के लिए प्राइम मिनिस्टर ही पहुँचते हैं, लेकिन एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट को भेज दिया गया था। 2019 के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ भी एक कारनामा होता है। एक एनुअल रिपोर्ट जारी करती है कनाडा की एक अथॉरिटी है, उसमें पब्लिक रिपोर्ट ऑन द टेररिस्ट थ्रेट टू कनाडा, जिसमें दिसंबर 2018 में रिलीज होता है। और उसमें सिख एक्सट्रीमिज्म और खालिस्तान का जिक्र पहली बार किया जाता है, लेकिन 2019 में ये दोनों वर्ड को हटा लिया जाता है। 2020 में इंडिया ने ट्रूडो को एक्यूज किया था कि ये भाई साहब जो है एक्सट्रीमिज़म को फैला रहे हैं कनाडा के अंदर, ठीक है। ये कनाडा के अंदर जो है एक्सट्रीमिज़म को फैला रहे हैं, जो खालिस्तानी मूवमेंट है उसको और ज़्यादा ये हवा दे रहे हैं। क्यों? और ये देखो ट्रूडो ने क्या किया था ना कि जो दिल्ली में फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा था, ठीक है, उसके उसको लेके भाई ट्रूडियो को बोलना क्या ज़रूरी था? उसने कहा कि भाई मैं सपोर्ट करता हूँ, तो ये ज़रूरी नहीं था, अनावश्यक बात था। बायलैटरल रिलेशन में ये व्यक्ति जो है ना बिल्कुल ही इमेच्योर आदमी है, इसको पता नहीं कि इंटरनल जो मैटर है उसमें नहीं बोला जाता है। 2022 के अंदर ट्रूडियो का जो लिबरल पार्टी है वो एक ऐसी पार्टी के साथ अलायंस करती है जो जिसका जो लीडर है वो खालिस्तान रेफरेंडम को ओपनली सपोर्ट करता है। 2023 में जब G20 समिट हुआ तो इंडिया का बहुत सारे देशों के साथ साइड लाइन पर बायलैटरल मीटिंग भी हुए, लेकिन कनाडा के साथ ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। कनाडा के साथ ऐसा कोई बायलैटरल मीट नहीं हुआ, ठीक है। तो इंडिया कनाडा रिलेशन जो है 2015 के बाद पॉलिटिकल लेवल पर तो खास करके डिटेरियोरेट ही हुआ है खालिस्तान के मुद्दे को लेकर। सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया कनाडा रिलेशन को? तो पहली बात, इंडो पैसिफिक जो रीजन है उसमें कोऑपरेशन की बात, क्योंकि कनाडा का जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है उसमें कनाडा जो है इंडिया को एक इम्पोर्टेंट पार्टनर मानता है इंडो पैसिफिक रीजन में। चाइना को उसी स्ट्रेटजी में कहा गया है कि इट्स इंक्रीजिंगली अ डिसरप्टिव ग्लोबल पावर। तो ये वही बात हो गई ना कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, लेकिन चाइना का ये जरूर चाइना को क्रिटिसाइज कर रहा है, इंक्रीजिंगली डिसरप्टिव ग्लोबल पावर बता रहा है और इंडिया को क्रिटिकल पार्टनर बता रहा है, लेकिन फिर भी जो है इसका कथनी और करने में बहुत फ़र्क है। बायलैटरल ट्रेड की बात करते हैं तो इंडिया जो है कनाडा का 10वां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर 2022 में बना है, ठीक है। जो ट्रेड बैलेंस है इंडिया कनाडा रिलेशन में वो इंडिया के फेवर में है, ठीक है। लगभग 12 बिलियन का हमारा ट्रेड चलता है कनाडा के साथ 2023 में, लेकिन कहीं ना कहीं जो पोटेंशियल है हमारा इंडिया कनाडा ट्रेड के बीच में बहुत कम है, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ना जो 12 बिलियन का ट्रेड हमारा कनाडा के साथ चलता है, वो कनाडा का जो ग्लोबल ट्रेड है वो सिर्फ उसका 1.95% है, मतलब 2% से भी कम।
ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ट्रेड हम नहीं करते। इंडियन एक्सपोर्ट्स में आप देखेंगे तो फार्मास्यूटिकल्स, जेम्स, ज्वेलरी, टेक्सटाइल्स, मशीनरी हम कनाडा को भेजते हैं। कनाडा जो एक्सपोर्ट करता है उसमें पल्सेस, टिम्बर, पल्प, पेपर, माइनिंग प्रोडक्ट्स इंडिया को भेजता है। एफडीआई जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कनाडा से कनाडा बहुत बड़ा इन्वेस्टर इंडिया में नहीं है, 18वां सबसे बड़ा फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में, और कुछ इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं कनाडा की तरफ से। डेवलपमेंट कोऑपरेशन होता है कनाडा की तरफ से। इनर्जी सेक्टर में कोऑपरेशन होता है, क्योंकि आपको पता है कि कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा यूरेनियम प्रोडक्शन हाउस है। दुनिया में दूसरा सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो यूरेनियम का होता है वो कनाडा में होता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए कनाडा इनर्जी सेक्टर में एक इम्पोर्टेंट रोल अदा कर सकता है। ठीक है, क्योंकि दुनिया का आप देखेंगे, दुनिया का वर्ल्ड्स 13% जो आउटपुट है यूरेनियम का वो कनाडा में होता है। दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है यूरेनियम का। तो हमारे पास जो न्यूक्लियर पावर्ड प्लांट्स हैं, जो न्यूक्लियर फिजन पर काम करते हैं, यूरेनियम बेस्ड न्यूक्लियर फिजन पर काम करते हैं, उनके लिए जो एक हमारा कह लीजिए कि रॉ मटेरियल है या जो हमारा ईंधन है वो यूरेनियम ही है। तो ऐसे में एनर्जी सेक्टर में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कनाडा हमारे लिए। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में जो कनाडा का कैनेडियन स्पेस एजेंसी और इसरो के बीच में एमओयू साइन हुए हैं, ठीक है, आउटर स्पेस को एक्सप्लोर और यूटिलाइज करने को लेके। उसके अलावा जो हमारा अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष जो है कमर्शियल आर्म है इसरो का, उसने काफ़ी सारे कैनेडियन सैटेलाइट्स को लॉन्च भी किए हुए हैं। तो साइंस टेक्नोलॉजी में, एनर्जी सेक्टर में, ये सब में तो ठीक है हमारा रिलेशन, इकोनॉमिक सेक्टर में भी ठीक है। एजुकेशन सेक्टर का तो भाई बात ही क्या करना है। इंडिया से काफ़ी ज़्यादा जो बच्चे हैं वो कनाडा में पढ़ने जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने जाते हैं। 2018 से ही आप देख लीजिए तो इंडिया जो है वो सबसे बड़ा सोर्स बन के उभरा है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के मामले में कनाडा के अंदर। ठीक है, इससे क्या हुआ कि कैनेडियन यूनिवर्सिटी और जो कॉलेजेस हैं वो अपने स्टूडेंट्स को सब्सिडाइज रेट पर पढ़ाते हैं। इसी में आपको जिक्र करना है शास्त्री इंडो कैनेडियन इंस्टीट्यूट का, जो 1968 में इस्टेब्लिश किया गया था, और इसका मकसद था एकेडमिक रिलेशन जो है इंडिया और कनाडा के बीच में बढ़ाना। इंडियन डायस्पोरा की तो बात ही क्या करें, लगभग 16 लाख लोग जो है इंडिया का कनाडा में रहता है। तो कह लीजिए कि कनाडा होस्ट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडियन डायस्पोरा इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा अमेरिका में, उसके बाद यूएई में, और अगर आप कनाडा को भी रखेंगे तो टॉप 5 में शायद आ ही जाएगा। ठीक है, विच अकाउंट फॉर मोर देन 3, कनाडा का लगभग 3% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है ना वहाँ इंडियन डायस्पोरा है। ठीक है, लगभग 22 एमपी जो हैं इंडिया कनाडा के जो पार्लियामेंट है उसमें 22 एमपी जो हैं वो इंडियन ओरिजिन के हैं। तो एनआरआईज और पीआईओज को मिला के इंडियन डायस्पोरा जो है कनाडा में बहुत बड़ा नंबर है। चैलेंजेस क्या हैं इंडिया कनाडा रिलेशन में? बिल्कुल बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। पॉलिटिकल एंगल से देखें तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। एक एक करके बात कर लेते हैं, कुछ पर तो बात हमने ऑलरेडी किया हुआ है। पहली बात, ट्रेड बैरियर में ट्रेड जो है हमेशा से इंडिया कनाडा रिलेशन के बीच में कंटेंशियस इशू रहा है। ठीक है, क्योंकि दोनों कंट्री जो है ना ट्रेड बैरियर्स लगाए हुए हैं एक दूसरे के प्रोडक्ट पर, काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं, वो टैरिफ हो या नॉन टैरिफ बैरियर हो, जिससे बायलैटरल ट्रेड हमारा वो कहीं उतना बढ़ नहीं पाया। हाल ही में देखिए जो हमारा ट्रेड नेगोशिएशन हो रहा था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेके, उसको पॉज किया गया है, ये जो निज्जर वाला जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद। उसके अलावा कनाडा हैज एक्सप्रेस्ड कंसर्न अबाउट इंडियाज रिस्ट्रिक्शंस ऑन एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स, पार्टिकुलरली पल्स क्रॉप जो आते हैं, लेंटिल्स या चिकपी जो आते हैं हमारे यहाँ, उस पर हमने टैरिफ लगाए हुए, तो कनाडा ने इस पर आपत्ति व्यक्त की है। ये अनावश्यक ह्यूमन राइट्स इशू, कनाडा को लगता है कि इंडिया में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है, हम रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को सही से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, ये ट्रूडियो साहब का मानना है भाई। तो बार बार जो सिख और मुस्लिम को लेके जो है ना मसला कनाडा है ह्यूमन राइट्स को लेके उठाते रहता है, ये इंडिया को कहीं ना कहीं सही नहीं लगता है, क्योंकि इंटरनल मैटर में भाई आप नहीं बोल सकते। वीज़ा और इमिग्रेशन का इशू है, क्योंकि इंडिया ने हाल ही में सस्पेंड कर दिया है बहुत सारे कनेडियंस का वीज़ा, तो चूँकि टेंशन बढ़ गया तो ये हुआ है। अ, अभी फ़िलहाल ये एक मुद्दा है वीज़ा वाला। जियोपॉलिटिकल इशू की बात करें तो इंडिया और कनाडा में ना बहुत सारे मुद्दों पर एक नहीं बनती है। जैसे अफ़गानिस्तान को लेके, ईरान, पाकिस्तान को लेके, टेररिज्म को लेके इंडिया और कनाडा का जो व्यू पॉइंट है ना, इंटरेस्ट जो है अलग-अलग है। ठीक है, कश्मीर को लेके, खालिस्तान मूवमेंट को लेके अपोजिंग व्यू पॉइंट है। G20 मीटिंग के दौरान जब नई दिल्ली में देखा तो आप इंडिया का कोई बायलैटरल एंगेजमेंट नहीं था कनाडा के साथ। उसके अलावा परसीव्ड लैक ऑफ फोकस ऑन इंडिया, कनाडा इंडिया पर उतना ज़्यादा फोकस नहीं करता है। ठीक है, इसका ज़्यादा जो कंसर्न है वो आपका प्रायोरिटी जो है
कनाडा का, वो आपका यूरोपियन कंट्रीज हैं, इंडिया पर उतना ज़्यादा इसका नहीं है। खालिस्तान इशू तो हमने देख ही लिया कि खालिस्तान सबसे पहले इशू क्या है। सबसे पहले तो आपसे यही पूछा है कि खालिस्तान मुद्दा है क्या। तो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट मूवमेंट हैज़ बीन अ सोर्स ऑफ टेंशन ऑफ कोर्स। द मूवमेंट एडवोकेट्स फॉर द क्रिएशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट सिख स्टेट बनाने की ये मांग करता है, ठीक है, जिसका नाम रखा जाएगा खालिस्तान, और ये इंडिया से सेपरेट होगा, एक सोवरेन स्टेट होगा, इसका इंडिया से कोई लेना देना नहीं होगा, ठीक है। कनाडा के अंदर जो खालिस्तानी लीडर हैं, जो खालिस्तानी समर्थक हैं, उनका कैनेडियन पॉलिटिक्स में लगातार कद जो है ना बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। सितंबर 2023 एस्केलेशन आप देखें तो सिख सेपरेटिस्ट एसासिनेशन जो हुआ है, उसके बाद जो है, क्योंकि ट्रूडियो ने एक्यूजिशन लगा दिया इंडियन एजेंसी पर, तो उसके बाद जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुआ इंडिया कनाडा रिलेशन में। ट्रेड नेगोशिएशन जो हम कर रहे थे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर, वो पाउस हो गया। एम्बेसडर का रिमूवल हुआ है, दोनों कंट्रीज एक दूसरे को जो डिप्लोमेट्स थे उसको तलब कर दिया है ना। तो ये सब हुए हैं हाल फिलहाल में, वीज़ा इशूज हुए हैं। फाइव आइज अलायंस का भी इसमें जिक्र आता है। फाइव आइज एक कीवर्ड है, आप याद रखिएगा। फाइव आइज क्या है कि इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा के, यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में, ठीक है। इसमें यूएस एम्बेसडर जो कनाडा में है, वो उसने बताया कि जो फाइव आइज का शेयर्ड इंटेलिजेंस हुआ है, उसके कारण कनाडा ने इस बात इस कंक्लूजन पर पहुंचा है कि जो कत्ल हुआ है निज्जर का, उसमें इंडियन एजेंसी का हाथ था। इंडिया का पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है भाई? इंडिया का पर्सपेक्टिव बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, कि इंडिया कि ये बिल्कुल अनसब्सटेंशिएटेड एलिगेशन है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, कोई हाथ नहीं, कोई पैर नहीं है, ठीक है। और जो खालिस्तान इशू है, खालिस्तानी टेररिस्ट का मुद्दा जो है कनाडा के अंदर, और जो एक्सट्रीमिस्ट का मुद्दा है कनाडा के अंदर, उससे डाइवर्ट करने का एक ये बिल्कुल ही साजिश कह सकते हैं। और जो खालिस्तान जो है ना, खालिस्तान मूवमेंट जो है, वो पूरा इंडिया का सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को खतरा है भाई, ठीक है। तो ये इस तरीक़ा से अभी जो चल रहा है। आगे हम क्या कर सकते हैं? इंडिया कनाडा रिलेशन को अगर सुदृढ़ बनाना और सही बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं? पहली बात तो हमको पॉलिटिकल एंगल पर काम करना पड़ेगा, डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट बढ़ाना पड़ेगा हाई लेवल पर। हाई लेवल पर जैसे आप पॉलिटिकल इंगेजमेंट बढ़ाते हैं पॉलिटिकल लेवल पर, उसके अलावा ट्रैक टू डिप्लोमेसी पर भी आपको काम करना पड़ेगा, जहाँ पर हाई लेवल डायलॉग होता रहेगा, और आपका जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो आपस में एक जो है, वो एक तरह से ब्यूरोक्रेट्स या डिप्लोमेट जो हैं वो ट्रैक टू डिप्लोमेसी में इंगेज होते रहेंगे। खालिस्तानी इशू को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। इंडिया कनाडा रिलेशन को अगर कोई भी ऊंचाई पर पहुंचना है तो इसमें खालिस्तान मूवमेंट, जो खालिस्तान सेपरेटिज्म मूवमेंट है, इसको हर हाल में इसको एड्रेस करना पड़ेगा कनाडा को। दूसरी बात, इकोनॉमिक कोऑपरेशन को हम बढ़ा सकते हैं, एक तरह से कह लीजिए तो यहाँ पर डीहाइफनेशन पॉलिसी में अपना सकते हैं। पॉलिटिकल वाला जो रिलेशन है उसको अलग रख के इकोनॉमिक कोऑपरेशन पर हम बात कर सकते हैं। हम कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीक़ा का बात करना है आपको। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर साइन कर सकते हैं अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर अगर सहमति नहीं बन पा रही है तो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, ऑफ कोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट जो है वो पोटेंशियल सेक्टर है जहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है इंडिया के अंदर। स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन, ठीक है, चाइना को काउंटर करने के लिए इंडो पैसिफिक के अंदर, वहाँ पर हम लोग कोऑपरेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। इन्वायरमेंटल कोलेबोरेशन, ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, कनाडा वगैरह के पास जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट्स हैं, जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं, उसके अंदर हम कोलेबोरेट कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पर हम काम कर सकते हैं, ठीक है। प्रोमोट पीपल टू पीपल टाइज, क्योंकि हमारा इतना बड़ा डायस्पोरा 16 लाख लोग वहाँ पर रहते हैं, तो हम कहीं ना कहीं कल्चरल टाइज को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। डीहाइफनेशन का मतलब है कि इंडिया और कनाडा जो है वो अपना पॉलिटिकल कंटेस्टेशन, उसका जो भी है खालिस्तान को लेके, ठीक है, उसको ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पर उसका असर नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि दोनों को आप अलग कर देंगे तभी जाके आपका इकोनॉमिक और ट्रेड रिलेशन का जो पोटेंशियल है उसको आप अचीव कर पाएंगे, ठीक है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर नेगोशिएशन होते रहना चाहिए, ठीक है, ताकि उसको अचीव किया जा सके। ट्रैक टू डिप्लोमेसी जारी होना चाहिए ताकि पीपल टू पीपल कनेक्शन डायलॉग जो है रिजोल्यूशन को करने में, रिजोल्यूशन लाने में वो सहायता मिलेगा। मीडिया एंड पब्लिक मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मीडिया जो है ना वो कभी कभी क्या करता है कि अगर रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग नहीं होता है तो क्या होता है कि पब्लिक के बीच में जो है गलत मैसेज चला जाता है, इससे जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है रिलेशनशिप में, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है आपको लिखनी है। कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं कि दुनिया का सबसे पॉपुलस कंट्री इंडिया है, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया है, सेकेंड लार्जेस्ट मिलिट्री इंडिया है, ठीक है।
लेकिन अभी भी इंडिया इज स्टिल एन इनवैल्यूएबल पार्टनर टू द वेस्ट। वेस्ट को उतना ज़्यादा अभी भी नहीं लगता है कि इंडिया बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल पार्टनर है। तो अगर इंडिया कनाडा रिलेशन को हम मजबूत करते हैं तो इसके लिए आपको कमिटमेंट चाहिए, ठीक है, और लगातार इफ़र्ट चाहिए दोनों गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। जो म्यूचुअल मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो म्यूचुअल जो रास्ता में हिंड्रेंस आ रहा है जैसे खालिस्तान मूवमेंट, इसको एड्रेस करना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको एड्रेस करना ही पड़ेगा। तो ये था इंडिया कनाडा रिलेशन। आपको इंडिया कनाडा रिलेशन जब भी आए तो आपको इसमें एक जो आपका खालिस्तान वाला एंगल है ये देना ही देना है, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर मेरे भाई इतना ही। आप पहले तो बीपीएससी का जो ये चैनल है विश्वा गुरु बीपीएससी, इसको आप पहले तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं एक नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप टेक केयर, ठीक है। चलो बाय।